प्रभात, गुड मॉर्निंग। टॉप 20 के आज के इस मंगलवार के एडिशन में आप सबका स्वागत है। मैं और नुपुर बैठे हुए हैं। आइडिया बेसिकली है कि अगले आधे घंटे में आपको आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए 20 ऐसे स्टॉक्स हाईलाइट करके बताएं जो किन्हीं वजहों से आज शायद सबसे ज्यादा बाजार के फोकल पॉइंट होंगे। ये होमवर्क कर रहे हैं हम लोग। इसका ये मतलब नहीं है कि आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट इसके बेसिस पे करें। उसके लिए आपका फाइनेंशियल एडवाइजर ज्यादा बेहतर प्लेस्ड है। पर ये 20 स्टॉक अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पे रखिएगा। ये शायद आज सबसे ज्यादा एक्शन वाले काउंटर्स में से हो। मूड कैसा है पहले ये दिखा देता हूं। ग्लोबली गिफ्ट निफ्टी आपकी स्क्रीन पर आएगा। एक फ्लैट ओपनिंग की तैयारी हम कर रहे हैं। पर पहली चीज ये ध्यान रखिएगा, हम लोग एक नए मैकेनिज्म में चले गए हैं। क्लोजिंग बदल गई है, हमारे क्लोजिंग होने का तरीका बदल गया है। तो ये जो है ये फ्यूचर्स के भाव बता रहा है कि लार्जली फ्लैट होंगे। पर कैश तो भाई साहब 150 पौने 200 पॉइंट निकल लिया आगे। तो हो सकता है वो थोड़ा सा कूल ऑफ हो रहा हो, ये पॉसिबिलिटी बैठती है। तो ठीक है, ग्लोब हमारा सेशन अपने आप में कल अच्छा स्ट्रॉन्ग सेशन था और आज का हैंडओवर बढ़िया ही है। बढ़िया इन द सेंस, अगर आप सिर्फ यूएस देख रहे हैं तो कल हमारी हम गए थे 0.5% 2/3% यूएस फ्यूचर्स में उछाल डाइजेस्ट करके। एक्चुअल सेशन में तो उससे कहीं अच्छा सेशन प्ले आउट हुआ। वहां पे तीनों बेंचमार्क 1.25 से 2.25% का जंप दिखाते हुए नजर आए और आज सुबह की फ्यूचर्स फ्लैट है। तो हैंडओवर अच्छा है। एशिया पेन में है वो, लेकिन लार्जली वो सेंट्रिक पॉकेट जो हमारे लिए कंसर्न थी, वो कॉस्पी, वो ताइवान और उसके साथ साथ निक्केई, वो तीनों अभी भी आज सल्क करते हुए आपको नजर आएंगे। और जहां तक बाकी वेरिएबल्स की बात है, सब ठीक ही थे। मतलब बॉन्ड डील जो इंच्ड अप थी वो ऑलरेडी डाइजेस्टेड है। अब तो कल जैसी आज ही खड़ी हुई। डॉलर इंडेक्स भी कूल ऑफ हुआ था तो वहीं खड़ा हुआ है। कच्चा तेल भी 84 के आसपास ही खड़ा हुआ है, कल यहीं छोड़ के गए थे। तो बाकी वेरिएबल्स तो 10 के 10 है। हाँ, यूएस में तेजी इसलिए आई थी कि एक उम्मीद जाग गई कि यूएस और ईरान के बीच में डील हो जाएगी, समझौता हो जाएगा। पर आज सुबह उठ के मुझे ऐसा लगा नहीं, क्योंकि ट्रम्प साहब वापस वो धमकी भरी बात ही कर रहे हैं कि लास्ट चांस है, बातचीत कर लो, वो टर्म्स पे निगोशिएट कर लो। ईरान कहता है हमसे तो किसी ने बातचीत करी नहीं है। तो मामला तो अभी जस का तस फंसा ही हुआ है। यूएस फालतू एक्साइटेड था, ऐसा समझ लीजिए। पर हाँ, हमारे इंटरनल स्ट्रांग थे कल। खूब बढ़िया एफआईएस डीआईएस का कैश इन्फ्यूजन था। खूब बढ़िया कवरिंग के मूव्स बन रहे थे, पैसा झोंका जा रहा था। तो स्क्रीन तो बढ़िया थी कल की। ये कल तक के और आज सुबह के समीकरण है। आज फिर वो कैश का दिन है। आप लोग थोड़ा सा वेट एंड वॉच। मैंने पता है टीम जब बना रहा तो कोशिश तो ये कर रहा था कि सिर्फ कैश के स्टॉक्स इन, वही मार्केट सुधरा सुधरा बिहेव कर रहा था, दूसरा गड़बड़ था। तो लार्जली मेरे पास तो सारे कैश के स्टॉक्स हैं। टीम आपने कैसे बनाई? सर मिक्स है मेरी टीम, क्योंकि नतीजों के चलते कुछ नतीजे खराब आए तो उनको मैंने लाल निशान में रखा है। हो सकता है मोमेंटम आपको अलग नजर आए, लेकिन नतीजे कमजोर है, इसलिए मैंने लाल निशान में उन स्टॉक्स को रखा है। यूएस में कोई दिक्कत नहीं है। कल इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग सेशन था। 330 से 340 के बीच काफ़ी इंटरेस्टिंग मूव्स देखने को मिल रहे थे। ओपनिंग इंटरेस्टिंग होगी, एक्सपायरी का दिन है तो काफ़ी कुछ फोकस में रहने वाला है। सर लिस्ट की शुरुआत करती हूँ सबसे पहले नतीजों के साथ। एक्सचेंज ने डिसाइड किया कि आप 3:30 बजे तक आते आते आप थक जाते हो, नींद से आ रही होती है आपको, तो इतना एक्साइटमेंट भर दो आपकी लाइफ में कि रात तक नींद ही ना आए आपको। तो और फिर लेट नाइट एनएसए की तरफ से क्लैरिफिकेशन के लिए भी वेट करो। मतलब 11 बजे के बाद आया था यार वो क्लैरिफिकेशन। के बाद आया था। वैसे तो उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब बराबर से हुआ है। वो नया मैकेनिज्म है अब। पर प्रॉब्लम ये है कि आप प्री ओपन से कंपेयर करो। प्री ओपन के बाद क्या आपने एबरेशंस दे भी दिए थे, तो आपके वजह से कंटिन्यूअस सेशन था उसे हैंडल करने के लिए। क्लोजिंग में जब एबरेशन आ जाते हैं तो फिर हैंडल क्या करना, फिर तो नफा नुकसान वाली सीधी बात हो जाती है। बिल्कुल इंटरेस्टिंग दिन था। शायद हमारी आदत हो जाएगी आज से, तो ऐसे मूव्स देखने को मिल सकते हैं फिर से। सिस्टम को भी आदत हो जाएगी, तो उसके बाद शायद इतने एब्रीवेटेड मूव्स ना देखने को मिले आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में। पर नॉनदलेस लिस्ट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डीएलएफ को अपनी लिस्ट में इंक्लूड किया है। नतीजे यहाँ पर आते हुए दिखे और नतीजे काफ़ी कमज़ोर आपको नजर आएंगे। पीएनएल के लिहाज से तो कमज़ोर है ही, और प्री सेल्स के आंकड़ों की भी बात करें तो यहाँ पर भी नतीजे जो है वो आपको कमज़ोर देखने को मिले। मुनाफा देखें तो मात्र 4% की बढ़त इस क्वार्टर में देखने को मिली है। रेवेन्यू में ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा की कमज़ोरी इस क्वार्टर में आई है। कामकाजी लेवल पर भी मुनाफा देखें तो 60% की कमज़ोरी यहाँ पर देखने को मिली है। और मार्जिन्स भी देखें तो 13% के मार्जिन्स जो थे वो सीधा घट के ऑलमोस्ट 12% के आसपास आपको आते हुए नजर आएंगे। ब्रोकरेज हाउस का भी जो मानना है वो यही है कि जो नंबर्स आए वो कमज़ोर है। इनफैक्ट अनुमान से कमज़ोर मोस्ट ऑफ द ब्रोकरेज हाउस की तरफ से ये माना जा रहा है कि अनुमान से कमज़ोर नतीजे। इनफैक्ट प्री सेल्स की बात करें तो क्वार्टर 1 में अनुमान था कि 600 करोड़ के आसपास का प्री सेल्स का आंकड़ा आते हुए 1000 करोड़ के आसपास का प्री सेल्स का आंकड़ा आते हुए नजर आएगा। मात्र 600 करोड़ के आसपास
आसपास आते हुए दिखा है, तो प्री सेल्स के हिसाब से भी कमज़ोर है, पीएनएल के हिसाब से भी कमज़ोर है। हो सकता है थोड़ा दबाव आज आपको स्टॉक में नजर आए, लेकिन दूसरा स्टॉक है जहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम आते हुए नजर आ सकता है वो है जिंदाल स्टेनलेस। यहाँ पर नंबर जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आएंगे। इनफैक्ट जेफरीज के जो एस्टिमेट्स है वहाँ पर बीट आते हुए दिखा है, 5% से ज़्यादा का बीट आपको नंबर्स में नजर आएगा। मुनाफा ऑलमोस्ट 7.5% की बढ़ोतरी इस क्वार्टर में देखने को मिली है। रेवेन्यू 10.5% ऊपर आपको नजर आएंगे। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखें तो 1.5% की बढ़ोतरी। हालांकि मार्जिन में थोड़ा दबाव है, लेकिन नंबर्स अनुमान से काफ़ी बेहतर है। बिल्कुल ठीक, अच्छे नंबर्स। जीएसके फार्मा के नंबर्स जब आए थे तो अच्छे लग रहे थे, इसलिए मेंशन कर रहा हूँ। हालांकि फार्मा में आउट परफॉर्मेंस तगड़ा है, पर ठीक है, ये अगर स्टॉक्स मूव बढ़िया करे थे तो इनके नंबर्स जस्टिफाई भी करें उस तरह के मूव्स और उस तरह की टेलविंड्स। आय 16-17% का जंप है, इबीटा उसके सामने 26% बढ़ा। आय 17%, इबीटा 26%, यानी कि मार्जिन्स बढ़िया एक्सपैंड हुए। इनके केस में 40, मैं बॉल पार्क कह रहा हूं, एग्जैक्ट नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, 44 वाला कह लीजिए 47.5 पे 250 बेसिस पॉइंट्स साल दर साल मार्जिन्स एक्सपैंड करके दिखाया जीएसके फार्मा ने, और मुनाफा 16% के आसपास इंप्रूवमेंट। तो टॉप हेडलाइन नंबर्स से लेके ऑपरेशनली दोनों फ्रंट्स पे नंबर्स स्ट्रांग ही दिख रहे थे, इसलिए ग्रीन रखा है। लेकिन ये देखिए वो रीसेंट स्पाइक तगड़ी बनी हुई है फार्मास्यूटिकल्स में और खासतौर पे जीएसके फार्मा में। तो नतीजों पे थम्स अप है, बाकी देखते हैं स्टॉक का बिहेवियर इवेंचुअली कैसा रहेगा। दूसरा, केईआई इंडस्ट्रीज के नंबर्स आए थे, ये है डिसेंट, मैं मिक्स्ड कह सकता हूं, क्योंकि आय 23% बड़ी जरूर जो अपने आप में दिखती अच्छी है, लेकिन स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से मेरे ख्याल से आय के फ्रंट पे तकरीबन 100 करोड़ का मिस होगा। मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे थे तकरीबन 3300 करोड़ रुपए, 3200 करोड़ रुपए के आसपास की आय आई, पर अपने आप में स्ट्रांग थी 23%, तो चलिए लार्जली इनलाइन कह दिया मैंने। उसके नीचे का परफॉर्मेंस ऑपरेशनली एक्सपेक्टेशन से कहीं बेहतर है। इबीटा जब आय 23% बढ़ी थी तो इबीटा 53-54% का जंप है। स्ट्रीट एस्टिमेट से 350 करोड़ रुपए का इबीटा, तकरीबन 400 करोड़ रुपए इबीटा नंबर इन्होंने पोस्ट करा। लाइकवाइज मार्जिन्स 10% वाले बढ़ के 12% पे पहुंचे, यानी कि 200 बेसिस पॉइंट्स का एक्सपेंशन, और स्ट्रीट मान के चल रही थी कि बढ़ेंगे मार्जिन्स लेकिन 90 बेसिस पॉइंट्स के आसपास। तो ऑपरेशनली कहीं बेहतर नंबर, और इसलिए मुनाफा परकुलेट होके 40% का जंप दिखा रहा है जब आई 24-25% बढ़ी। तो केईआई इंडस्ट्रीज अपने आप में एक तो एग्जीक्यूशन कर लिया, और एग्जीक्यूशन बढ़िया ऑपरेशनल एफिशिएंसी के साथ, इसीलिए थम्स अप कर रहा हूं, इसीलिए इन ग्रीन एटलीस्ट नंबर्स पे थम्स अप है। तो दोनों जीएसके फार्मा और केईआई इंडस्ट्रीज इन ग्रीन आज के लिए। बिल्कुल, अगले दो स्टॉक मेरी लिस्ट में है, उसमें से एक लाल में और एक हरे में, क्योंकि नतीजे देखे तो उसके हिसाब से कलर दिया है मैंने। पहले शुरुआत करते हैं लाल के साथ, डूम इंडस्ट्रीज़। यहाँ पे नतीजे आपको काफ़ी कमज़ोर नज़र आएंगे। काफ़ी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है इसमें, इन्वेस्टर और काफ़ी इंटरेस्ट रहता है स्टॉक में, लेकिन नतीजों के लिहाज से देखें तो कमज़ोरी देखने को मिली है। मुनाफा ऑलमोस्ट 22% की कमज़ोरी नज़र आई है। कामकाजी लेवल पर रेवेन्यूज़ देखे, मुनाफा देखे तो 16% की कमज़ोरी दिखेगी। रेवेन्यूज 19% की बढ़त है, लेकिन मार्जिन्स 17.6% के मार्जिन्स किए थे कंपनी ने पिछले साल इसी समय, और इस बार मात्र 12% के मार्जिन्स आते हुए नजर आए। मैनेजमेंट की कमेंट्री इंपॉर्टेंट रहने वाली है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स काफ़ी चर्चित स्टॉक रहता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की जब बात आती है इसमें तो, लेकिन नंबर्स कमज़ोर है। हो सकता है सर यहाँ पे शायद किसी ने स्टेशनरी नहीं खरीदी, आपने पेन खरीदना कम कर दिया। मैं तो ऑफिस के यूज कर लेता हूँ, मैं भी नहीं खरीदता। हालांकि ऑफिस कहाँ से खरीदता है ये नहीं पता। हाँ, वो देखना पड़ेगा, डोम्स के खरीदते या किसी और फ्लेयर राइटिंग के खरीदते। इंटरेस्टिंग होगा वैसे। स्टॉक कल 0.25% ऊपर था, लेकिन नतीजे काफ़ी कमज़ोर है Q1 के। अगला स्टॉक काफ़ी चर्चित है, पिछले जब से वॉर शुरू हुआ है तब से ये स्टॉक फोकस में आते हुए दिखा है। स्टॉक क्राफ्ट का स्टॉक है, ये फोकस में आते हुए नजर आए। नतीजे काफ़ी अच्छे आते हुए दिखे, जिस हिसाब से लोगों ने पैनिक बाइंग की है इलेक्ट्रिक चूल्हे की, कह सकते हैं, उसके हिसाब से क्वार्टर भी अच्छा नजर आया। अभी भी चल रही है क्या? अच्छा, यही तो क्वार्टर था जिसको, यही तो क्वार्टर था जहाँ पे ये वॉर शुरू हुआ था, और उसमें जो पैनिक बाइंग हमने देखी थी
उसके बाद नंबर्स में भी आपको फ्लो डाउन होते हुए दिखेगा। मुनाफा देखें तो 64% की ग्रोथ इस क्वार्टर में रही है। रेवेन्यूज़ के लिहाज से 41% की ग्रोथ आती हुई दिखी है। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखें तो 50% की ग्रोथ इस क्वार्टर में नजर आई है और इनफैक्ट मार्जिन्स भी सुधर के आते हुए दिखे। 10.1% से सुधर के 11.2% के आसपास के मार्जिन्स आपको नजर आएंगे। तो 64% की रेवेन्यू जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी दिखेगी और इनफैक्ट उसको सपोर्ट करने के लिए इस बार मार्जिन्स पे भी कंपनी ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, मार्जिन्स भी इंप्रूव होते हुए नजर आए। तो स्टोकक्राफ्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग नतीजे, हो सकता है आज फिर से मोमेंटम देखने को मिले, लेकिन पिछले 3 महीने में स्टॉक देखे तो ऑलमोस्ट 40% ऊपर भी है। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, पर अपने आप में नतीजे अच्छे। कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज या जिसे अपन KIMS कहते हैं, किम्स, इसको मैं रख तो लाल रहा हूं क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी पे एक अच्छा खासा डेंट है। आय 35% बढ़ी, उसके सामने इबिटा केवल 16% बढ़ा और 22% वाले मार्जिन 19% के नीचे स्लिप हुए, यानी कि 310 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन साल दर साल कॉन्ट्रैक्ट हुए। और जब मैंने कहा प्रॉफिटेबिलिटी पे डेंट, तो प्रॉफिट दरअसल साल दर साल आधे हो गए। 47% का डिक्लाइन है, 78-79 करोड़ से घट के 41-42 करोड़ रुपए के आसपास। अब इस नंबर्स में ये समझिएगा कि एक फेज आया है, क्योंकि ये सब हॉस्पिटल चेन्स, कल भी कोई हॉस्पिटल मैंने हाईलाइट करा था सुबह, सबके साथ हो ये रहा है। कल पार्क मेडी के साथ बातचीत कर रहे थे हम लोग, सबके साथ वो फेज आएंगे क्योंकि ये लोग बहुत एग्रेसिव एक्सपेंशन कर रहे हैं। कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के लिए भी वही हो रहा है। कॉस्ट प्रेशर्स आपके बढ़ रहे हैं उस एग्रेशन के साथ, वो जो आप केपेक्स एग्रेसिवली कर रहे हो। पर हो क्या रहा है, आपको अभी समय लगेगा अपने पेशेंट्स को स्केल अप करने में। जैसे जो स्केल अप आएगा, ये ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव होना शुरू होगी। पर क्योंकि वो लैग वाला फेज आया है, नंबर्स खराब हैं, मैं तो खैर लाल ही ले रहा हूं। दूसरा एक और चीज ध्यान रखिएगा, जब नए हॉस्पिटल नए खोले जाते हैं ना, तो इंश्योरेंस इंपैनलमेंट में समय लग रहा होता है। अनटिल अनलेस वो इंपैनलमेंट हो, तब तक आपका मामला फंसा रहता है, तब तक धंधा नहीं आ रहा होता अच्छे से। तो ये होगा हर हॉस्पिटल के साथ, अगर जो एग्रेसिव एक्सपेंशन कर रहा है, ये होगा। किम्स के नंबर्स फीके हैं, प्रॉफिटेबिलिटी 50%, 47% रिड्यूस हुई, लाल रखा मैंने। कल्पतरू मेरे ख्याल से हो गया रियल एस्टेट आर्म इस ग्रुप का। आय इसको मैंने लाल रखा है। आय 6.5% बढ़ी, उसके सामने इबिटा लॉस 46 करोड़ का है। पिछली बार भी था लेकिन 27 करोड़ था, तो लॉस बढ़े हैं और नेट लॉस 26.5 करोड़ रुपए के आसपास है। हालांकि इंटरनल्स, अभी क्या रियल एस्टेट में रेवेन्यू रिकॉग्निशन वाला मामला होता है, तो जैसे डीएलएफ में हुआ होगा, आपके नए लॉन्चेस किस फेज में है, उसके रिकॉग्निशन मॉडल के हिसाब से एबरेशंस क्वार्टरली आते हैं, वो आएंगे। नंबर्स क्योंकि अपने आप में थोड़ा सा कमजोर दिख रहे थे, इसीलिए मेंशन कर रहा हूं। हालांकि कैश कलेक्शंस वगैरह इंटरनल्स बुरे नहीं है। 17% का जंप है, 1365 करोड़ रुपए के कैश कलेक्शन में सर्ज देखने को मिल रहा है। तो नंबर्स, हेडलाइन नंबर्स ठीक हैं, सिर्फ इसीलिए लाल। आप सिर्फ वॉच पे रखिएगा। अगले दो नंबर कौन से? अगले तो टेक्निकल तौर पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। सबसे पहले हैवेल्स, अगर ये स्टॉक देखें तो पिछले कुछ दिनों में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है और इनफैक्ट वॉल्यूम के लिहाज से भी यहाँ पर काफ़ी जो है वॉल्यूम हाई लेवल पर आपको नजर आएंगे। टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है, पिछले 5 दिनों में 4% से ज़्यादा का बढ़त स्टॉक में देखने को मिला है। पिछले 7 दिन में भी देखें तो 7% से ज़्यादा का मूव स्टॉक में आते हुए नजर आए। नॉर्मली ये स्टॉक बहुत कम चलता है, लेकिन जब चलता है तो ब्रेकआउट देखने को मिलता है। अच्छा खासा यहाँ पे सेटअप आपको दिखेगा टेक्निकल तौर पर। और वॉल्यूम्स भी देखें तो पिछले 2-3 दिनों के जो वॉल्यूम्स है वो पिछले कुछ महीनों के एवरेज से काफ़ी ऊपर नजर आएंगी। तो हैवेल्स ये अपनी लिस्ट में ज़रूर रखें। ग्लैंड फार्मा, ये स्टॉक भी काफ़ी पसंद आ रहा है और इनफैक्ट कल डीलर्स के रडार पर भी ये स्टॉक आते हुए दिखा था। टेक्निकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बाइंग देखने को मिली है। कल लार्ज इंस्टीट्यूशन की तरफ से भी बाइंग आती हुई नजर आई है। हाई वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी हुई है यहाँ पर भी और पिछले 3 महीनों में अच्छा खासा रीबाउंड स्टॉक में आते हुए दिखा। ऑलमोस्ट 50% ऊपर आपको ये स्टॉक नजर आएगा। पिछले 7 दिन में भी अच्छा खासा मूव देखने को मिला। तो टेक्निकली हर एक लेवल पर वीकली या मंथली बेसिस पे देखें तो आपको ब्रेकआउट स्टॉक में नजर आएगा। तो टेक्निकल तौर पे हैवेल्स और ग्लैंड फार्मा दोनों ही काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। ओके, अगला रखिएगा स्क्रीन पे जी शिपिंग का काउंटर डायरेक्टर साहब। ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग के नंबर्स तो सॉलिड ग्रीन है, पर क्या है इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, जी शिपिंग बहुत पहले भी शिपिंग और एलाइड एक्टिविटीज वाले स्टॉक्स हाईलाइट करे हुए हैं। सबको पता था कि एक तो मैसिव फ्रेट रेट्स का जंप था, यूटिलाइजेशंस इंप्रूव हो रहे हैं, वो परकुलेट होकर प्योरली फाइनेंशियल्स पे रिफ्लेक्ट कर रहा है।
पर नतीजे बहुत अच्छे हैं। आय 67% का जंप, 642 करोड़ का इबीटा एक साल में बढ़ के 1337 करोड़ रुपीस, डबल होता हुआ इबीटा आपको नजर आएगा। और मार्जिन 53% से बढ़ के 67%, 1400 बेसिस पॉइंट्स का एक्सपेंशन, 500 करोड़ रुपए का मुनाफा बढ़ के 1300 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचता हुआ। तो फेवरेबल स्पॉट मार्केट के फ्रेट रेट्स हैं, हाई कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, उसने प्रोपल करा इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को। ऊपर से जब दिन अच्छे हैं तो शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड भी कर रहे हैं। 14 रुपए 40 पैसे का डिविडेंड भी डॉल आउट कर दिया जी शिपिंग ने। तो नंबर्स अच्छे हैं, पर बहुत कुछ शायद आई एम अज्यूमिंग भाव में है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, रेस्टोरेंट्स ब्रांड एशिया, नंबर्स अच्छे लग रहे हैं। बर्गर किंग और पोपायस तो मुझे वैसे काफी अच्छा लगता है। हालांकि बर्गर किंग भी अच्छा लगता था, लेकिन थोड़ा सा मोनोटनी हो जाती है, आप कब तक ऊपर खाते रहोगे। वो बात भी सही है पर इस बार के नंबर्स अच्छे हैं। रेवेन्यूज 18% का जंप है, इबीटा उसके सामने 38% का इंप्रूवमेंट दिखा रहा है। मार्जिन 10.4 से बढ़ के 12.2, 180 बेसिस पॉइंट्स का एक्सपेंशन हो गया। हाँ, लेकिन घाटा रिड्यूस हुआ है, पर घाटा अपने आप में खराब ही है। 42 करोड़ का घाटा था, रिड्यूस होकर 28 करोड़ रुपए के आसपास आया। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ इंडिया की 15 क्वार्टर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इन्होंने डिलीवर करी है। तो नंबर्स अच्छे इन ग्रीन, 6 पूरे। ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो अगले 4 पे बातचीत है। स्वागत है आपका फिर से एक बार टॉप 20 में। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं और अगला स्टॉक है यूएसएल। सर वैसे इंटरेस्टिंग बात है, कल जिस हिसाब से हम झूम रहे थे 330 से 340 हो सकता है यूएसएल, इसीलिए आज मैंने अपनी लिस्ट में रखा है। झूम रहा था, उस कारण हम सबको शाम को झूमना पड़ा मजबूरन। हम जिस हिसाब से भाग रहे थे ना न्यूज रूम में कि क्या हो रहा है, किसको फोन करे, किसको समझे, नहीं, और जितने ब्लैंक हम थे उतने सारे बाजार के पार्टिसिपेंट्स थे। हाँ, एक्चुअली किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। एनीवेज यूएसएल आज मैंने अपने लिस्ट में इसलिए रखा है क्योंकि गोल्डमैन सैक्स की तरफ से रिपोर्ट आई है। बाई की रेटिंग को बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस देखे तो 1575 यानी 1575 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। उनका मानना है कि अगर तमिलनाडु के मार्केट्स ओपन अप होते हैं तो काफ़ी बड़ा पॉजिटिव इस कंपनी के लिए हो सकता है। जल्द ये अनाउंसमेंट उनको लगता है कि आती हुई नजर आ सकती है। 16% वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन है तमिलनाडु के मार्केट से, लार्जेस्ट स्प्रिट्स का मार्केट है और ये अगर ओपन अप होता है तो बड़ा मेजर टेलविंड इस कंपनी के लिए देखने को मिल सकता है। काफ़ी कुछ है। यूएसएल का गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि यूएसएल के लिए आगे चल के H2 FY27 और FY28 में जो ग्रोथ है वो मल्टीपल टेलविंड्स की वजह से यानी कि काफ़ी पॉजिटिव और न्यूज़ फ्लो की वजह से आती हुई नज़र आ सकती है। मैनेजमेंट भी अपने प्रीमियम प्रोडक्ट्स को लेकर काफ़ी पॉजिटिव है। मार्जिन्स भी मेंटेन करने की कोशिश करता है। इसीलिए आज एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है, अपने लिस्ट में से भी ध्यान रखें यूएसएल का स्टॉक। अगला स्टॉक है नैल्को। हालांकि नंबर्स जो है इसके ओवर द वीकेंड आ चुके थे। कल कॉन्फ्रेंस कॉल थी और उसके बाद मैनेजमेंट की ब्रोकरेज हाउस की तरफ से मैनेजमेंट की जो कमेंट्री रही है उस पर अपने व्यूज़ आते हुए नजर आए और मोस्ट ऑफ द ब्रोकरेज देखें तो आपको पॉजिटिव ही नजर आएंगे। उनका मानना है कि मैनेजमेंट ने जो टारगेट अपना इंक्रीज़ किया है एल्यूमिना वॉल्यूम्स को लेकर, क्योंकि कंपनी की जो 5th स्ट्रीम रिफाइनरी है वो सितंबर 2026 तक फंक्शनल हो जाएगी, उसकी वजह से एक अच्छा खासा अपटिक यहाँ पर देखने को मिल सकता है। मोस्ट ऑफ द ब्रोकरेज ने FY27-28 के एबिटा एस्टिमेट्स इंक्रीज इसीलिए कि हालांकि वीकर रुपी का भी एक इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लेकिन नैल्को कल अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला था, ऑलमोस्ट 6.5% स्टॉक ऊपर था, तो वो भी ध्यान रखिएगा। लेकिन पॉजिटिव रिपोर्ट्स नैल्को पर आते हुए दिखे। गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स के नंबर्स ठीक दिख रहे थे, इन ग्रीन रखा। आय में 30% का जंप, इबीटा 30% बढ़ा, तो मार्जिन्स डिफेंड कर लिए। इसका मतलब 12.5% पे फ्लैट हैं और मुनाफा भी 28-29% बढ़ा। तो Q1 का परफॉर्मेंस ऑल टाइम रिकॉर्ड नंबर्स हैं और अक्रॉस आप B2B उठाइए, OEM उठाइए,
B2C उठाइए, सब जगह अच्छा वॉल्यूम लेड ग्रोथ देखने को मिला है। और अच्छी बात, एक टफ एनवायरनमेंट में मार्जिन्स डिफेंड करें। तो नंबर्स तो ग्रीन है। आप किस तरह की रॉ मटेरियल सप्लाई डिस्ट्रप्शंस देख रहे थे, उसके बावजूद ये हाल है। बोरोसिल साइंटिफिक के नंबर्स अच्छे हैं। आय 99 करोड़ से बढ़ के 109 करोड़ रुपए। सॉरी, इसका परसेंटेज कैलकुलेट करना नहीं हो पाया, भूल गया था। घाटे से मुनाफे में आ गए। 4-4.25 करोड़ रुपए का घाटा था, 4.5 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा है। तो परफॉर्मेंस अच्छा है। वापस प्रॉफिटेबिलिटी पे लौटती हुई कंपनी नजर आ रही है। और वैसे भी जब तक फार्मा चमकेगा ना, इस तरह की कंपनियां चमकेंगी। फार्मा R&D स्पेंड से सीधे अलाइंड है बोरोसिल साइंटिफिक, जो लेबोरेटरी ग्लासवेयर और कंज्यूमेबल्स वगैरह डिलीवर करने का काम करती है। तो फार्मा के दिन चमक रहे हैं, तो आई एम श्योर बोरोसिल साइंटिफिक के भी दिन चमकते रहेंगे। इन ग्रीन ही रखते हैं, नंबर्स तो ठीक ही थे। अगले दो, लास्ट दो में सबसे पहले एक्साइड लगातार ये स्टॉक फोकस में बना हुआ, अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। इंटरेस्टिंगली आज फिर से इस पर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आती हुई नजर आई और लार्जली आपको पॉजिटिव ही दिखेगी। सिटी की बाई की रेटिंग बरकरार है, 510 रुपये का लक्ष्य यहाँ पर आते हुए दिखा है। उनका मानना है कि मैनेजमेंट ने जो आउटलुक दिया है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और उसी आधार पर उन्होंने अपनी रेटिंग, अपने एस्टिमेट्स को बरकरार रखा है। तो एक्साइड ये स्टॉक फोकस में रहेगा। हालांकि पिछले कुछ दिनों में अच्छा खासा रनअप यहाँ पे आते हुए नजर आया। कल 1.5% नीचे था, लेकिन अपने लिस्ट में ज़रूर रखें। आखिरी स्टॉक है डाबर का। एक खबर यहाँ पर आती हुई दिखी थी और नेगेटिव खबर फिलहाल ये देखने को मिलेगी। जो फूड रेगुलेशंस होते हैं, फूड रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनकी तरफ से एक ऑर्डर आते हुए दिखा है डाबर पर, जहाँ पे उनका कहना है कि आपने अपने प्रोडक्ट्स पर मिसलीडिंग क्लेम्स दिए। 100% प्योरिटी वाले जो क्लेम्स है वो मिसलीडिंग है, चाहे वो हनी पे हो, घी पे और बाकी के जो दूसरे प्रोडक्ट्स है कंपनी पर, वो 100% का जो क्लेम कंपनी करती है वो जो रूल्स होते हैं उसके हिसाब से करेक्ट नहीं है। लेकिन स्टॉक परफॉर्मेंस देखें तो रिजल्ट्स के बाद 3% का डाउनफॉल इस स्टॉक में देखने को मिला था और पिछले 3 या 6 महीने में भी देखें तो आपको ये स्टॉक कमज़ोर ही नज़र आएगा। नेगेटिव खबर है, थोड़ी कमज़ोरी डेफिनेटली आती हुई नजर आएगी सर। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात जहाँ तक मुझे समझ में आई है, उनका ये कहना है कि आपने सिर्फ लिखा है कि 100% जो लिखते हैं आप 100% प्योरिटी है वो मत लिखिए। उन्होंने प्रोडक्ट पे डाउट नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ उस क्लेम पर डाउट किया है। 15 दिन का टाइम दिया है डाबर को, आप इस पर रिप्लाई करें, एक्शन ले और अपने वो जो मार्केटिंग है, शायद वो मार्केटिंग हटा देंगे तो हो सकता है इतना इम्पैक्ट रेवेन्यूज़ पे ना दिखे। हालांकि वो 100% के क्लेम से ही बिकता है मामला। जो पीछे नहीं पड़ते हैं वो झांसे में भी आ जाते हैं। LIC लाली रखता हूँ। आज OFS है, सरकार की हिस्सेदारी बेचने की तैयारी हो रही है। आज नॉन रिटेल का दिन है। आज देखते हैं फाइनली सब्सक्रिप्शन नंबर्स कैसे आएंगे, उसके बाद कल सुबह रिविजिट कर लेंगे। आज तो लाल है क्योंकि अच्छा खासा चंक है, 6.5% सरकार हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रही है और मीनिंगफुल डिस्काउंट पे फ्लोर प्राइस तय किया गया। एथर एनर्जी को ग्रीन कर रहा हूं भाई साहब। नंबर्स तो कल आ गए थे और है इंटरेस्टिंग कंपनी। ब्रोकरेजेस की व्यूज देखिए, नोमुरा 1714 के टारगेट, CLSA 1600 के टारगेट्स, सब कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस था। सब कह रहे हैं कैपेसिटी कॉन्स्ट्रेंट है, डिमांड को लेकर तो कोई इशू ही नहीं है। मतलब जितनी फुटफॉल, जितनी इंक्वायरीज आ रही हैं उसके सामने कैपेसिटी नेग्लिजेंट सी, इसलिए मामला फंसा हुआ है। एक बार एडिशनल कैपेसिटीज आई तो फाइनेंशियल सर्ज करते हुए नजर आएंगे और प्रीमियम वैल्यूएशंस हैं स्टॉक के और जस्टिफाइड है। जिस तरह का EV ब्रांड और जिस तरह का एग्जीक्यूशन एथर कर रहा है। कल जाते थे स्पाइक आया था, आज लेकिन ब्रोकरेज रेडार पे मैं इसे ग्रीन रख रहा हूं। 10 स्टॉक्स पूरे, ब्रेक के उस पर रैप अप टीम्स का। चलिए तो स्वागत है आपका फिर से एक बार टॉप 20 में और लिस्ट को फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। कमजोर नतीजे DLF की तरफ से तो स्टॉक फोकस में रहेगा। जिंदाल स्टेनलेस अच्छे नतीजे आते हुए दिखे, कमजोर नतीजे लेकिन डूम इंडस्ट्रीज की तरफ से स्टॉक क्राफ्ट के भी नतीजे काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आएंगे। टेक्निकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है हैवेल्स और ग्लैंड फार्मा, तो यहाँ पे फोकस करना है। USL पे इंटरेस्टिंग गोल्डमैन की रिपोर्ट आती हुई नजर आई है। नैल्को ब्रोकरेज व्यू आज यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव आपको दिखेगा। सेम एक्साइड पर भी लगातार ब्रोकरेज का व्यू पॉजिटिव बनते हुए दिखा है और लास्ट में डाबर नेगेटिव खबर के चलते आज फोकस में रहेगा। बिल्कुल 10 और जोड़ दीजिए इसमें। अलग अलग न्यूज स्पेक्स से चलते स्टॉक्स हाईलाइट कर रहा हूं। 3 लाल हैं, किम्स, कल्पतरू और LIC। बाकी GSK फार्मा, KI इंडस्ट्रीज, GE शिपिंग, रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया, गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स, बोरोसिल साइंटिफिक, ये सब अपने नतीजों पे और एथर पोस्ट नंबर्स बड़ी इंकरेजिंग ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के चलते इन ग्रीन।